Good morning students. Today I am here with the next chapter units and measurement. बच्चों यूनिट्स आपने अभी तक बहुत सारी सुनी है, बहुत सारी यूनिट्स में आप मेजरमेंट करते हुए आए हो, फिजिक्स में बहुत सारी यूनिट्स पढ़ी हैं, बट एक्चुअली जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका आप मेजरमेंट करते हो उन यूनिट्स की हेल्प से वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, उन्हें कैसे डिफाइन करते हैं, वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। बच्चों फिजिकल क्वांटिटी दीज क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इन्हें मेजर किया जा सकता है एंड डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। और ये क्या करती हैं, हमारे नेचर में या फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं फिजिक्स के, उनके लिए उनको डिफाइन करने के लिए एक हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, या हम कहें कुछ हमें ऐसी क्वांटिटीज़ चाहिए जिनके टर्म्स में हम उन लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो वो क्वांटिटीज़ ही क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे अगर लेंथ आपको मेज़र करनी है, मैंने लिखा है यहाँ पर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। लेंथ मेज़र करने के लिए आपको, अगर नॉर्मल सा मैंने यहाँ पर ये एक लाइन यहाँ पर अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी, इसे तो हम स्केल की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ लंबी इंच टेप होता है, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम लेंथ मेज़र कर सकते हैं। इंच टेप हो गया या मीटर स्केल होता है हमारे फिजिक्स लैब में, उन चीज़ों से हम ये लेंथ मेज़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब इस फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे हम कर सकते हैं। बच्चों फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। हमेशा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसके साथ में यूनिट लगी होगी, तभी वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, 10 किलोमीटर, 10 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलोमीटर यहाँ पर यूनिट है। ठीक है, यूनिट बहुत सारी हो सकती हैं, मैंने यहाँ पर लेंथ किलोमीटर दिखाया है, किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो इस बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज कर दिया गया। कुछ सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम्स क्या हैं मैं यहाँ पर आपको शॉर्टली बता देती हूँ। MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है, FPS सिस्टम है, SI सिस्टम है। ये सिस्टम्स क्या हैं बच्चों, यूनिट्स के लिए हैं। MKS मतलब यहाँ पर जब हम मास को मेज़र करेंगे मास नहीं, यहाँ पर आएगा लेंथ। लेंथ को जब हम यहाँ पर मेज़र करेंगे तो मीटर में करेंगे, मास को जब हम यहाँ पर मेज़र करेंगे तो केजी में करेंगे, और टाइम को अगर हम करेंगे तो यहाँ पर सेकंड में करेंगे। इसको कहते हैं हम MKS सिस्टम। CGS अगर सिस्टम की बात करें तो लेंथ को यहाँ हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, मास को यहाँ पर हम ग्राम में लेते हैं, और टाइम को यहाँ पर हम सेकंड में लेते हैं। FPS की बात करूँ तो यहाँ पर फुट में ले लेते हैं, पौंड में ले लेते हैं, और S मतलब सेकंड में ले लेते हैं टाइम को, तो वो हो जाता है FPS सिस्टम। और SI सिस्टम से तो आप सभी नोन है, SI मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जो सभी लोग समझ सकें, सारे मतलब इंटरनेशनली इस सिस्टम को हमने बना दिया, इंटरनेशनली इसको एक पहचान दे दी कि इस तरीके से MKS भी कहते हैं इसको। MKS का ही ये मॉडिफाइड फॉर्म आप इसको कह सकते हो। जब हम मीटर, केजी और सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम SI सिस्टम भी कहते हैं। तो ये तो हमने बात की कुछ सिस्टम्स की, इनकी ज़रूरत हमें आगे डायमेंशन के एप्लीकेशंस में पड़ेगी। अब हम पढ़ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स। ये कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं एक्चुअली। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं क्या बच्चों। फंडामेंटल वर्ड का यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ पर बहुत ही बेसिक चीज़ की बात होती है। बेसिक मतलब फंडामेंटल, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल वर्ल्ड में 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे ना, उन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस, फोर्स क्या सिर्फ 4 ही होते हैं, नहीं, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, लेकिन ये 4 जो है बेसिक फोर्सेस हैं, फंडामेंटल फोर्सेस हैं। बाकी जितने भी फोर्सेस हैं वो फोर्सेस इन 4 टाइप के फोर्सेस के फॉर्म में डिफाइन किए जा सकते हैं, या इन्हीं के टाइप्स हम उन्हें कह सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, जिनकी खुद में एक अलग से एग्जिस्टेंस होती है, वो होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये 7 क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं बच्चों, जल्दी से इन्हें देख लेते हैं। ये 7 क्वांटिटीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इन क्वांटिटीज़ के लिए मैं 3 कॉलम बना देती हूँ। 3 कॉलम क्या क्या है, क्वांटिटी, फिर लिखेंगे हम उसकी SI यूनिट, और फिर हम उसका सिंबल लिखेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसकी यूनिट का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वांटिटी आती है लेंथ, उसकी यूनिट मीटर और उसका सिंबल स्मॉल m होता है। मास, उसका यूनिट किलोग्राम और उसका जो सिंबल है दैट इज kg।
तीसरी जो क्वांटिटी है वो है टाइम, यूनिट है उसकी सेकेंड, और जो उसका सिंबल है वो SEC। कई जगह पर सेकेंड को SEC भी लिखते हैं, कई जगह पर S लिखते हैं। बुक्स में जनरली S लिखा होता है, SEC हम लोग लिख लेते हैं जनरली, बट S होना चाहिए ये। फोर्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो यूनिट है SI यूनिट वो होता है केल्विन, और जो इसका सिंबल है दैट इज कैपिटल K। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट एम्पियर और इसका जो सिंबल है कैपिटल A। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कोई भी चीज़ ब्राइट है अगर, तो उसका जो ल्यूमिनस है या कितना वो ल्यूमिनस है उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी से। इसका जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला, और इसका जो सिंबल है दैट इज स्मॉल c और स्मॉल d। स्मॉल c स्मॉल d बोथ है स्मॉल। उसके बाद आता है जो लास्ट है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है बच्चों, क्लास 9th में आप इसको पढ़ के आए हो केमिस्ट्री में। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल, MOLE मोल, और इसका जो सिंबल है वो होता है MOL मोल। ठीक है, अब आ जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज में। डिराइव्ड क्वांटिटीज नाम से ही पता चल रहा है वो डिराइव की गई हैं, मतलब किसी ना किसी चीज़ से बनाई गई हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो मिलकर के बनी होती हैं या जिन्हें डिराइव करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की ज़रूरत पड़ती है वो होती हैं हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज का एग्जाम्पल लेकर के मैं बताती हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख लो, स्पीड। स्पीड को लिखने के लिए हमें दो क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। स्पीड को हम सीधे सीधे डिफाइन नहीं कर पाए। स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमने लिखा इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या मैंने फॉर्मूला लिख दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिख दिया। डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, लेंथ, और टाइम तो टाइम ही हो गया। तो स्पीड को डिफाइन करने के लिए देखो लेंथ और टाइम दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत है स्पीड को लिखने के लिए, दैट्स वाई स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल ऐसे ही बता दे रही हूँ, आगे आप फिजिक्स में बहुत सारी देखोगे। एरिया हो गया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये सारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। एरिया कैसे है डिराइव्ड मैं आपको बता देती हूँ। L इंटू एल, मुझे एरिया के लिए लेंथ इंटू लेंथ का स्क्वायर करना पड़ता है ना, या अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूँ तो L इंटू बी, तो वो L भी लेंथ है और जो ब्रेड्थ है उसकी वो भी क्या है, लेंथ ही तो है एक तरीके से। तो L इंटू एल, एल स्क्वायर मुझे यहाँ करना पड़ेगा, 2 बार लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मतलब ये जो एरिया है ये डिपेंड करता है लेंथ पर। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब मैं फोर्स आपको और एक बार समझा देती हूँ। फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप कहोगे एक्सेलरेशन तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही नहीं, तो ये फोर्स कहाँ डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर कर रहा है। मास आपने लिखा, मास होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को आप लिख सकते हो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस आ गया, मतलब लेंथ, टाइम, और मास के फॉर्म में आपको फोर्स का फॉर्मूला मिल रहा है। मींस फोर्स इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आपको यहाँ पर ये देखने की जरूरत नहीं है कि फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है या नहीं आ रही है। जिस भी किसी क्वांटिटी को कोई दो अलग क्वांटिटी के टर्म्स में आप लिख रहे हो, इसका मतलब वो डिराइव्ड क्वांटिटी है ही है। ठीक है, आगे आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे, बहुत सारी पढ़ोगे, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज मिलेंगी आपको वहां पर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बस 2 क्वांटिटीज हैं, ये भी एक तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि ये किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर के नहीं बनी होती हैं, या इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं चाहिए। लेकिन अब क्योंकि ये एंगल है, यहाँ पर 2 तरीके के एंगल होते हैं, इसलिए हमने इन्हें अलग से सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में रख दिया। क्या होता है, फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब 2 प्लेन को अगर मैं इस तरीके से रख दूं मिला करके, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होता है प्लेन एंगल। कई जगह हम कई बार हम इसको नॉर्मल एंगल भी कह देते हैं, एंगल। ठीक है, एंगल हमें मालूम है, पढ़ते आ रहे हो आप बहुत छोटी क्लास से। एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये इसका फॉर्मूला है। यूनिट होती है एंगल की रेडियन। अब आप कहोगे हमने तो डिग्री पढ़ा है, तो यहाँ पर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट एंगल की होती है रेडियन, और जो इसका सिंबल होता है वो होता है RAD, रेडियन। ठीक है, अब मैं आपको डिग्री और रेडियन में रिलेशन बता देती हूँ। ये रिलेशन की ज़रूरत आपको फिजिक्स में भी आगे पड़ेगी, और इस रिलेशन की ज़रूरत मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में भी पड़ेगी। क्लास 11th में 2nd 3rd चैप्टर में आ जाएगा, ये 3rd चैप्टर में आएगा शायद। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है बच्चों 2 पाई रेडियन, या आप कह सकते हो 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ये रिलेशन आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम सॉलिड एंगल में। सॉलिड एंगल मतलब अभी आपने प्लेन एंगल की बात की, तो 2 प्लेन के बीच में एंगल की बात कर रहे थे आप।
मतलब 2D की बात कर रहे थे। यहाँ सॉलिड एंगल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम 3D की बात करेंगे। 3D मतलब 3 डायमेंशन, ठीक है। तो 3D की बात, अब जितने भी कोई भी ऐसी चीज, देखो यहाँ पर मैंने कोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, तो कोन क्या है, 3 डायमेंशनल है ना, 3 डायमेंशनल है। मतलब जिस भी किसी चीज का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है वो हमेशा 3 डायमेंशनल होगा। तो कोन का कुछ वॉल्यूम होता है, तो ये वाला जो एंगल है मैं इसको कह सकती हूँ सॉलिड एंगल। क्यों? क्योंकि इधर कुछ ना कुछ वॉल्यूम बन रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो सॉलिड एंगल होगा, ठीक है। जैसे आप आइसक्रीम का कोन देखते हो ना, सॉफ्टी, उसमें आप आइसक्रीम डाल सकते हो, अंदर वॉल्यूम है, तो वो जो एंगल बन रहा है उधर नीचे, जो उसका जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के साथ जो ये ऐसे एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है इसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है DA/r²। एरिया यहाँ पर डिपेंड करता है कितना एरिया, ये कितना एरिया कवर हो रहा है, तो DA/ ये लेंथ है r, तो r² ये इसका फॉर्मूला है। यूनिट इसकी होती है बच्चों स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसका सिंबल है SD, ठीक है। ये हो गया सॉलिड एंगल और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसके बाद आ रहे हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डायमेंशन। अब बच्चों डायमेंशन क्या होती है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ और उसके बाद एग्जाम्पल से समझाऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा। These are the parts to which the fundamental units are raised to express the derived unit of a quantity। मतलब ये एक तरीके की पावर्स हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, मैंने क्या कहा कि हम डिराइव्ड क्वांटिटी को किसकी फॉर्म में लिखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में लिखते हैं। तो कितनी पावर बन रही है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की, ये हमें बताएगा डायमेंशन। अभी हमने देखा था, अब कहीं पर MKS, CGS, FPS ये सिस्टम आ रहे थे ना, तो वहाँ पर हम देखो जो लेंथ है उसके लिए अलग अलग यूनिट्स यूज़ कर रहे थे, अलग अलग यूनिट्स यूज़ कर रहे थे, अलग अलग यूनिट हमने यूज़ किया। तो कई जगह पे मतलब सब जगह अलग अलग यूनिट की बात हो रही थी, तो डायमेंशन का यूज़ एक इस तरीके से भी किया गया है, इसलिए भी डायमेंशन को लाया गया ताकि यूनिफॉर्मिटी आ पाए, हम एक ही चीज़ से समझ पाए। जैसे अगर लेंथ आ गई तो उसका मतलब L है, L ही समझेंगे हम उसको, ठीक है। तो अब वो कैसे समझना है हमको, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए तो आपको ये रूल याद ही करना पड़ेगा, बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए आपको डायमेंशंस डिराइव करनी है। ये रही आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनके लिए मैं बता देती हूँ। लेंथ के लिए बच्चों आप रिप्रेजेंट करोगे L, कैपिटल L। मास के लिए कैपिटल M, और हमेशा ब्रैकेट का यूज आप करोगे, बिना ब्रैकेट के नहीं लिखोगे डायमेंशन को। टाइम के लिए आप लिखोगे कैपिटल T। टेम्परेचर के लिए कई बार कैपिटल K लिखा जाता है और कई बार थीटा लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी C, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये 7 जो रिप्रेजेंटेशंस हैं ये आपको याद करने होंगे। इनमें से ये जो 3 है M, L एंड T, ये मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज मिलेंगी आपको वो इन्हीं के टर्म्स में मिलेंगी। तो हम जो भी डायमेंशन लिखते हैं वो इन तीनों के टर्म्स में लिखते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल किसी डिराइव्ड क्वांटिटी का करके दिखाती हूँ। जैसे एरिया है, एरिया का जो यूनिट होता है, बच्चों यूनिट पे चले जाते हैं पहले। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ है, मीटर से समझ जाओ लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर तो मतलब L का स्क्वायर। ये हो गई एरिया की डायमेंशन। इसी तरीके से जो वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम का जब हम यूनिट देखते हैं तो वो होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब, और L क्यूब हम इसको लिख सकते हैं L3, ठीक है। ये आ गया। अब इसी तरीके से स्पीड, स्पीड होता है हमारे पास फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब लेंथ अपॉन टाइम, और लेंथ को हम लिख सकते हैं L, टाइम को लिख सकते हैं T। अब इस T को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा T-1, तो ये बन जाएगा LT-1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डेंसिटी को देखते हैं, डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी, यहाँ पर मैंने लिया है मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। मास होता है kg अपॉन वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। तो kg को हम लिख सकते हैं M, मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं L क्यूब। ये ऊपर जाएगा तो L-3 बन जाएगा। यहाँ पर तक तो डायमेंशन आ गई, लेकिन जो हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों वो हमें M, L और T के फॉर्म में लिखना पड़ता है। मतलब जिस किसी क्वांटिटी की भी हम डायमेंशन लिखेंगे उसमें M, L और T तीनों आने चाहिए। तो क्या यहाँ पर आप T यहाँ पर लिख सकते हो? लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? T की पावर अगर आप 0 लिख दो तो T की पावर 0 का मतलब 1, और 1 यहाँ लिखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो आप लिख दो ML-3T0, ठीक है। तो ये बन गई इसकी डायमेंशन। ऐसे ही हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी हो गया आपका m/s मीटर पर सेकेंड इनटू अपॉन टाइम में सेकेंड मतलब टाइम, तो s इंटू एस टाइम स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा l, तो ये आएगा t स्क्वायर ऊपर जाके t-2 बन जाएगा lt-2, ये आ जाएगा m0lt-2, ये आ गई एक्सेलरेशन की डायमेंशन। इसी तरीके से बच्चों कुछ नॉन क्वांटिटीज हैं, फोर्स, वर्क, मोमेंटम, पावर, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, इनकी डायमेंशंस आप कैलकुलेट करके देखेंगे। और बाकी जो डायमेंशंस हैं लगभग 80 या 90 डायमेंशंस आपकी एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ है, जहां आंसर शीट है उससे पहले आपको डायमेंशंस दी हुई है, वहां से आप डायमेंशन देख करके कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको कुछ कांस्टेंट्स की डायमेंशन बताने वाली हूँ कि कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकालते हैं या कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है। तो पहला कांस्टेंट बच्चों हम ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड इन लाइट इन वैक्यूम, सॉरी मीडियम, ठीक है। तो अब ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है। ऊपर स्पीड है तो हमने लिख दिया स्पीड होता है आपका मीटर पर सेकेंड मतलब L/T बनेगा स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को L लिखेंगे, अपॉन टाइम को T लिखेंगे, L/T। इधर भी L/T, इधर भी L/T, ऊपर जाएगा कट जाएगा बचेगा जीरो, कुछ बचने वाला है नहीं, तो हम लिख सकते हैं m0 L0 T0 मतलब डायमेंशन लेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई डायमेंशन ही निकल करके नहीं आई। तो क्या अब देखो एक कांस्टेंट की हमने डायमेंशन निकाली तो वो तो कुछ भी नहीं आई, तो क्या दूसरे कांस्टेंट्स की डायमेंशन भी जीरो होगी? क्या दूसरे कांस्टेंट भी डायमेंशन लेस होंगे? देख लेते हैं। ये ले लिया हमने दूसरा कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। कैपिटल जी का फॉर्मूला बच्चों आप सभी जानते हो क्लास 9th से, ही होता है F(r²/m1m2). F यहाँ पर फोर्स है और फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, ये फोर्स की डायमेंशन है। इसको मैं देखिए सॉल्व करने के लिए लिखा था mlt-2, r² मतलब l², m1 को m लिख सकते हो, m2 को m लिख सकते हो, ये m² हो जाएगा। m² जब इधर ऊपर आएगा तो ये m इधर ऊपर 1 है और स्क्वायर है तो -2 आएगा, तो यहाँ बचेगा 1 - 2 मतलब -1 बच गया। L1 है, L2 है, ऐड होके L3, यहाँ पर T-2 है, T-2, तो ये आ गई आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। तो ये डायमेंशन लेस नहीं है। इसी तरीके से मैं तीसरा कांस्टेंट आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की और कैलकुलेट करके बता रही हूँ। बाकी कुछ और कांस्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब आप खुद कैलकुलेट करोगे, पीछे आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप लोग वहां से फॉर्मूला देख करके इसे कैलकुलेट करोगे, जब खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2T-2, फ्रीक्वेंसी की होती है T-1, T-1 ऊपर जाएगा ये हो जाएगा +1, -2 + 1 आ जाएगा -1, तो ये बन गया ml2T-1, ये आ गई प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। अब इसके बाद जो हमने पढ़ना है टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इससे हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, तो इसको ध्यान देना बच्चों। क्या कहता है प्रिंसिपल ये, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। अगर कोई इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन में बहुत सारे टर्म्स हैं, तो जो सारे टर्म्स हैं उनकी अलग अलग जो डायमेंशन आप कैलकुलेट करोगे वो डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक इक्वेशन है मेरे पास a = b + c, मैं अगर इसको लिखूं तो ये b और c को अगर इधर लेकर आऊं, सॉरी ये माइनस होना चाहिए, b इधर माइनस का आ जाएगा और c इधर माइनस का आ जाएगा =0। तो अब मैं ये कहूंगी कि ये a, b और c इन तीनों की डायमेंशन एक जैसी होनी चाहिए। बट क्यों होनी चाहिए एक जैसी, कैसे कहा मैंने एक जैसी होनी चाहिए, वो भी देख लो। जैसे अगर x + x करूं तभी तो आंसर 2x आएगा, अगर मैं x + y करूं तो इसका आंसर तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा दूसरी चीजों से ना, तो x + y को, x और y को तो जोड़ सकते नहीं हो। या अगर इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझना है, समझ लो 2 सेकेंड + 2 सेकेंड करूं तो आंसर मुझे 4 सेकेंड मिल जाएगा। अगर मैं 2 सेकेंड + 2 मीटर करूं तो क्या कुछ आंसर मिलेगा? 2 सेकेंड में 2 मीटर जोड़ सकते हो? नहीं। मतलब अलग अलग क्वांटिटीज को आप नहीं जोड़ सकते हो, अलग अलग क्वांटिटीज को नहीं जोड़ सकते हो, मतलब अलग अलग डायमेंशंस को भी आप नहीं जोड़ सकते हो। यहाँ क्वांटिटी सेम है मतलब डायमेंशंस भी सेम है। तो जो केस पॉसिबल हो रहा है वो कौन सा केस पॉसिबल है? ये वाला केस पॉसिबल है ना, ये केस पॉसिबल है, मतलब सेम डायमेंशंस ही इक्वेशन में होंगी। अगर ये कोई इक्वेशन है तो इस टर्म की जो डायमेंशन होगी, इस टर्म की जो डायमेंशन है और इस टर्म की जो डायमेंशन है वो क्या है, तीनों सेम है। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब इसकी हेल्प से हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी की डायमेंशन आपने कैलकुलेट करनी है किस इक्वेशन में, इन v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। आपको एक इक्वेशन दी है v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, जहां पर v क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है। आपको a और b की डायमेंशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले ये जो a और b t है इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए, ठीक है। अगर नहीं भी लेफ्ट साइड लेकर आते हो ना, तो इतना समझ जाओ v की डायमेंशन a की डायमेंशन के बराबर होगी, क्योंकि ये अलग टर्म है, और इसकी डायमेंशन इस टर्म की डायमेंशन के बराबर होगी। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इसको ऐसे भी करके देख लो, इन दोनों टर्म्स को इधर लेके जाओ, तो v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0 बन गया। अब आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से समझ सकते हो, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन तीनों की इक्वल होंगी, बराबर होंगी। तो डायमेंशन ऑफ ए इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ v। ए की डायमेंशन किसकी बराबर होगी, v की डायमेंशन के बराबर। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन जो होती है एल टी माइनस 1, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए या फिर कैलकुलेट कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ, मतलब एल अपॉन टी आया और टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1 बन गया। अगर इस तरीके से बार बार कैलकुलेट नहीं करोगे, जो जनरल सी चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, इन सारी क्वांटिटीज़ की तो एटलीस्ट आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए। इनकी बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, ठीक। अब उसके बाद ए की डायमेंशन हमें मिल गई, अब हमें बी की डायमेंशन निकालनी है। तो ये बी टी की डायमेंशन भी वी की डायमेंशन के बराबर होगी, क्योंकि तीनों की तो बराबर होती है। तो अब हम लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ बी टी इज सेम एज डायमेंशन ऑफ वी। तो यहाँ पर हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। बी टी की डायमेंशन बी इंटू टी क्या है, यहाँ पर टाइम है, तो इसको लिख देते हैं कैपिटल टी इज इक्वल टू सेम एज डायमेंशन ऑफ वी। वी की डायमेंशन के बराबर है, तो वी की डायमेंशन है एल टी माइनस 1, ठीक। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, बी की चाहिए तो टी को इधर अपॉन में ले आओ, एल टी माइनस 1 अपॉन टी, ये टी ऊपर जाएगा तो -1 का जाएगा, तो एल टी माइनस 2 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बी की डायमेंशन भी मिल गई। बहुत ईजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको फिर दिखाती हूँ एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी एंड ई। इन पांचों की हमें डायमेंशन निकालनी किस इक्वेशन में, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी, जहां पर x दिया है आपको डिस्प्लेसमेंट, t दिया है आपको टाइम, ठीक है। कैसे निकालें, ये सारी वैल्यूज को लेफ्ट में ले जाते हैं माइनस में, तो ये बन जाएगा x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी इज इक्वल टू 0। ये बन गया। अब ये तो बहुत इजी है, a की डायमेंशन x के बराबर हो जाएगी, x डिस्प्लेसमेंट है तो a हो जाएगा l। ऐसे ही आप बी टी की भी निकाल लोगे, x के बराबर होगी, b की निकल जाएगी, सी टी स्क्वायर की भी निकाल दोगे, मतलब c की भी निकाल दो। लास्ट जो ये वाला टर्म है, इस टर्म में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि अभी आपने ऐसा एग्जाम्पल देखा नहीं है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। अब इस पूरे टर्म की जो डायमेंशन होगी वो इसके बराबर होगी, तो मैंने लिख दिया डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। अब एक चीज इसमें नोट करने वाली है, ई प्लस टी लिखा है अपॉन में, ई प्लस टी का क्या मतलब है, टी मतलब टाइम, तो टाइम में अगर हम किसी चीज को जोड़ रहे हैं तो किसको जोड़ पाएंगे, टाइम को ही तो जोड़ पाएंगे, टाइम में डिस्टेंस को तो जोड़ पाएंगे नहीं, तो टाइम में हम टाइम को ही जोड़ रहे हैं, तो ई भी क्या होगा, टाइम। तो यहाँ से आपको ई की डायमेंशन भी मिल गई, ई की डायमेंशन क्या है, टी है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब अगर टाइम और टाइम जुड़ेगा तो वो आंसर क्या देगा, टाइम ही तो देगा। 4 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड करोगे 8 सेकेंड ही तो मिलेंगे, सेकेंड ही मिलेगा ना टाइम। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 2t नहीं लिखोगे आप, यहाँ पर t ही लिखोगे, ठीक है। t लिख दिया हमने, इस t से ये t क्यूब का, इस t से ये क्यूब कट गया, यहाँ बचा स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बचा डायमेंशन ऑफ x, और x की डायमेंशन है आपके पास l, ठीक है। अब आपको d की डायमेंशन चाहिए, तो ये t स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, टी स्क्वायर ये लिख दिया मैंने अपॉन में। अब टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t माइनस 2 बन जाएगा, तो d की डायमेंशन आपको मिल गई एल टी माइनस 2। बहुत इजी क्वेश्चन। इसके बाद देख लेते हैं इसका थर्ड एग्जाम्पल, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए ओमेगा के इन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स।
इस इक्वेशन में आपको ए, ओमेगा और के की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। बच्चों आप देख रहे होगे यहाँ पर ये पहले से टिक लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने आप ही के लिए ये वीडियो पहली बार शूट किया था, बट वो कैंसिल हो गया, वो वीडियो पता नहीं क्यों नहीं चला, एक्सपोर्ट नहीं हुआ। अभी दोबारा शूट कर रही हूँ, इसलिए ये निशान है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आप कहोगे ऐसी इक्वेशन तो हमने कहीं देखी नहीं है, ये किसकी इक्वेशन है? तो बच्चों चिंता मत करो, इसी क्लास 11th के लास्ट चैप्टर वेव्स में आप पढ़ने वाले हो इस तरीके की इक्वेशन। ये इक्वेशन है वेव की इक्वेशन। अब यहाँ पर एक चीज देखो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, साइन के साथ कोई भी चीज लिखी हो, साइन एक्स लिखा हो, साइन वाई लिखा हो, साइन थीटा लिखा हो, ये क्या एंगल ही तो है, ये एक्स एंगल ही रहेगा, वाई एंगल, थीटा एंगल। तो ऐसे ही ये साइन के साथ ये चीज लिखी हुई है, तो ये पूरा क्या है? एंगल है। और एंगल हमेशा क्या होता है बच्चों? डायमेंशन लेस होता है। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये भी अलग से एक अपने आप में एंगल है और ये भी अपने आप में एक एंगल है। एंगल से ही तो एंगल घटाओगे, 90 माइनस 45, 60 माइनस 30। मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स बताया था, वहां पर आपने देखा होगा एंगल में से ही एंगल माइनस कर पाओगे। तो ये भी अलग एंगल और ये अलग एंगल है कोई। तो हम ओमेगा टी की डायमेंशन क्या लिखेंगे? ओमेगा टी की डायमेंशन लिखेंगे डायमेंशन लेस, तो ये हो जाएगी m0 L0 T0। ठीक है, ओमेगा की निकालनी है तो ओमेगा को ऐसे ही लिख देते हैं, टी साथ में दिया है, टी की डायमेंशन हो गई कैपिटल टी इज इक्वल टू, यहाँ बन गया m0 L0 T0। ठीक है, ये बन गया। अब हमें ओमेगा की डायमेंशन चाहिए, तो ये टी इधर अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आ गया और ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा t माइनस 1, ये आ गया। अब हमें दूसरा निकालना है k की डायमेंशन। k की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? इस kx की डायमेंशन ये रहा, kx की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी? डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन ऑफ kx इज इक्वल टू m0 L0 T0। k की डायमेंशन चाहिए तो k ऐसे ही रहने देते हैं, x क्या डिस्प्लेसमेंट है, इसे हमने लिख दिया l, यहाँ पर ये है l, इधर अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आएगा तो ऊपर जाएगा -1, l -1 बन जाएगा। ये आ गई k की डायमेंशन। अब हमें निकालनी है a की डायमेंशन। अब बच्चों एक चीज देखना, साइन के साथ ये कोई अगर एंगल है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, साइन 30 हो, साइन 45 हो, साइन 90 हो, आएगा तो कांस्टेंट ही वो। जैसे साइन 30 है, ये आ गया 1/2, साइन 45 है 1/√2। ठीक है, साइन 90 1, साइन 0 0। तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इसका मतलब इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन लेस। तो ये जो पूरा टर्म था, ये वाला जो पूरा टर्म है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? 0, डायमेंशन लेस है। तो ये जो a है, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? y की डायमेंशन के बराबर। बहुत इजी है। तो बस डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। तो डायमेंशन ऑफ a किसके बराबर आ जाएगा? y की डायमेंशन हो जाएगी l, मतलब y क्या था यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए इसकी डायमेंशन हो गई l के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो भी हमने डायमेंशन पढ़ा, इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो वो एप्लीकेशंस यहाँ पर हमको पढ़ने हैं। जो इसका पहला एप्लीकेशन है वो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन आपको दी हुई है तो क्या वो इक्वेशन सही है या नहीं है, ये हम पता कर सकते हैं। तो पता करने के लिए जो प्रिंसिपल यहाँ पर हमें यूज करना है, वो प्रिंसिपल क्या यूज करेंगे हम? फॉर अ करेक्ट इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन सही है तो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड में ईच टर्म की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होनी चाहिए? राइट हैंड साइड में जो ईच टर्म्स हैं उनके डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। ठीक, मान लो अगर लिखा है a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये a की डायमेंशन b के बराबर भी होनी चाहिए और a की डायमेंशन c के बराबर भी होनी चाहिए, तभी वो फॉर्मूला सही है, तभी वो इक्वेशन सही है। कर लेते हैं पहला क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस ऑफ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन क्लास 9th में पढ़कर भी आए हो, 2 मेथड से प्रूव भी की थी, यहाँ तीसरे मेथड से प्रूव करोगे, बट इन 3rd चैप्टर, यहाँ पर नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप करेक्टनेस चेक करोगे क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। वहाँ आप 9th में प्रूफ करके आए हो तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि ये फॉर्मूला सही है, लेकिन हम इस मेथड से चेक करके देख लेते हैं। आपको पता है s होता है डिस्प्लेसमेंट, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t होता है टाइम और a इज एक्सेलरेशन। अब कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स हैं? एक ही टर्म है, तो इसी टर्म की डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशन होगी l। ठीक है,
राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं, तो पहले वाले टर्म की पहले लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ यू टी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है एल अपॉन टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एल अपॉन टी इनटू टी के लिए हम लिख दिया टी, टी से टी कैंसिल बचा एल। ठीक है, तो इस टर्म की तो इसके बराबर आ गई। अब देखते हैं इस टर्म की इसके बराबर आती है या नहीं। तो अब डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है। ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है एल अपॉन टी स्क्वायर, पढ़ के आए हैं अभी पीछे, अभी सॉल्व किया था। टी स्क्वायर के लिए लिख दिया हमने कैपिटल टी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास एल। तो देखो इस टर्म की भी इसके बराबर आ रही, इस टर्म की भी इसके बराबर आ रही, इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करने लायक है बच्चों, अगर इस हाफ की जगह 2 लिखा होता तो कांस्टेंट का तो कोई फर्क यहाँ पे पड़ना है नहीं, तो तब भी ये जो मेथड है ये यही कहता कि ये फॉर्मूला सही है। अगर इसकी जगह 100 लिख दिया होता तब भी ये मेथड यही कहता कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो सही है। तो ये जो मेथड है वो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशंस जो यहाँ पर यूज हुए हैं वो तो करेक्ट हैं, लेकिन ये कांस्टेंट का कुछ नहीं कह सकता ये कांस्टेंट सही है या गलत है, क्योंकि कांस्टेंट की तो डायमेंशन होती नहीं है। तो मतलब क्या है यहाँ पर, ये बस ऊपर ही ऊपर आपको बता सकता है, डायमेंशन के बेसिस पे आपको बता सकता है कि फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो आप जब भी इसका आंसर लिखोगे तो आप ये लिखोगे द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, द इक्वेशन इज करेक्ट कभी मत लिखना, क्योंकि ये जो मेथड है वो एग्जैक्ट करेक्टनेस नहीं बता पाता है। ओके, अब इसी के 2 क्वेश्चंस और हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो पहला एग्जाम्पल मैंने बताया वो भी पूछा जाता है, ये दोनों भी पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पर क्वांटिटीज़ लिखी हैं, टी से टाइम है, एल मीन्स लेंथ, जी मीन्स एक्सेलरेशन है, तो ये आपको चेक करना है फॉर्मूला सही है या नहीं। ये भी आपको चेक करना है फॉर्मूला सही है या नहीं। ठीक है, आर यहाँ पर रेडियस है, रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन है, एस सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन की मैंने आपको यहाँ पर डायमेंशन लिख करके दी हुई है। तो आप इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को खुद चेक करोगे। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कैसे करना है, मतलब अभी हमने एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम पढ़ाना, तो एमकेएस में अगर कोई यूनिट दी है उसे सीजीएस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे वो हमें पढ़ना है। तो इसका पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल। बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ये लिख सकते हैं एन इनटू यू। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद रखना है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले वाले सिस्टम की, U1 क्या है, यूनिट है पहले वाले सिस्टम की, N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे वाले सिस्टम की, U2 क्या है, यूनिट दूसरे वाले सिस्टम की। एग्जाम्पल से भी समझ लो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 यहाँ पर N1 हो गया, U1 मीटर हो गया, N2 100, U2 सेंटीमीटर, ऐसे समझ लेना इसको। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, 1 न्यूटन को हमने डाइन में बदलना है। तो पहले देख लेते हैं ये बात किस क्वांटिटी की हो रही है। तो न्यूटन किसकी यूनिट होता है, फोर्स की यूनिट है, तो बात यहाँ पर फोर्स की हो रही है, तो हम लिख लेते हैं फोर्स की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू MLT-2। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब हमें बदलना किसको किस में है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना डाइन में, कितने डाइन आएंगे हमें मालूम नहीं है, इसलिए इसे ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें मालूम है। डाइन को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि डाइन कौन से सिस्टम में यूनिट होती है, CGS सिस्टम में होती है, इसलिए केजी को हम ग्राम लिख सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और टाइम को सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक, अब एक और चीज, यहाँ N1 कितना दिया है, 1 दिया है, N2 हमें फाइंड करना है, इतना पता है। M1 मतलब मास, मास को हम यहाँ पर कौन सी यूनिट में ले रहे हैं, केजी। L मतलब लेंथ, यहाँ हम मीटर में ले रहे हैं, और T1 हम यहाँ सेकंड में ले रहे हैं, ये हमने नोट कर लिया। M2 मतलब मास, इस वाली यूनिट में जो मास है वो ग्राम में ले रहे हैं, लेंथ इस वाली यूनिट में हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, और टाइम इस वाली यूनिट में हम सेकंड में ले रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ से बच्चों हम U1 की वैल्यू लिख सकते हैं, यूनिट 1, तो यूनिट 1 क्या आ जाएगी, M1 L1 T1 -2, T1 -2 क्यों आया, क्योंकि डायमेंशन इसकी क्या थी, -2, M1 था तो M यहाँ 1 ही रहने दिया, M की जगह L1 ही रहने दिया, T -2 बना दिया, T1 -2।
अब जब दूसरी यूनिट लिखी हमने U2 तो डायमेंशन तो सेम ही रहेगी CGS में भी, तो डायमेंशन तो MLT-2 ही रहेगी, बट यहाँ पर M2L2T2-2 हो जाएगा। तो हमने U1 और U2 की वैल्यू लिख ली यहाँ पर, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला मालूम है N1U1 इज इक्वल टू होता है N2U2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों? N1 हमें पता है, U1 पता है, U2 पता है, हमें N2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से N1 निकाल देते हैं, सॉरी N2 निकाल देते हैं। N2 आ जाएगा, अगर इस U2 को इधर अपॉन में ले आए तो U2 को अपॉन में ले आएंगे N1U1 अपॉन U2, तो N2 मिल जाएगा हमको। तो यहाँ देख लेते हैं N2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2। अब U1 क्या था बच्चों? U1 था हमारे पास M1L1T1-2 अपॉन M2L2T2-2, ये लिख दिया। अब M1 और M2 को अलग लिख लेते हैं। M1 अपॉन M2, M1 M2 दोनों की पावर 1 है। L1 अपॉन L2 पावर 1 है। T1 अपॉन T2 पावर -2 है, ठीक। M1 बच्चों क्या था? 1 kg था, पीछे लिखा था ना हमने। M2 1 ग्राम है, L1 1 मीटर है, L2 1 सेंटीमीटर है। T1 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, यहाँ बचा 1। 1 की पावर कितनी भी हो, आंसर 1 ही आना है। तो ये वाली पूरी वैल्यू 1 हो गई, इसका रोल खत्म, यहाँ से 1 हो गया ना ये। अब बचा ये दोनों। अब कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 kg को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। बचा क्या बच्चों? 1000, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10⁻³ इंटू 100, 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। 10⁻³ इंटू 10⁻², कितना हो जाएगा? 10⁵ डाइन। तो आंसर मिल गया आपको यहाँ से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अक्सर, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, डाइन में बदलो। अब जो मैं इसका आपको दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क, वो है कैपिटल G की वैल्यू आपको दी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये आपको कैपिटल G दिया है, इसको आपने कन्वर्ट करना है CGS यूनिट में। तो CGS यूनिट में होगा क्या, एक हिंट दे रही हूँ बस, न्यूटन हो जाएगा डाइन, मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर, kg हो जाएगा ग्राम। इसको आप कन्वर्ट करोगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको ऊपर वाला एग्जाम्पल बताया। एक चीज़ और बच्चों आपको समझा दूँ, मैंने आपको नोट्स इस चैप्टर के लिखा दिए हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, इसके न्यूमेरिकल्स ये पूरा विद एग्जाम्पल आपने नहीं लिखा होगा। तो ये टॉपिक तो आपने यहाँ से पूरा इसी में से वीडियो में से स्टार्ट करना है, यहाँ से मेरे साथ आपने ये टॉपिक लिखना है कॉपी में। और इससे पहले जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आपने सिर्फ कॉपी में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिख दिया है, बट मैंने आपको उसके कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं, 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कराए हैं, वो क्वेश्चंस भी आप फेयर नोटबुक में करेंगे। और ये एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी आप फेयर नोटबुक में करेंगे।